गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बी ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने उदारवाद के बारे में बातचीत शुरू की थी। एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की अनेक विचारधाराओं पर, देश की शासन प्रणालियों पर, चिंतन की प्रक्रिया पर, संस्कृतियों पर आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उदारवाद की आलोचना की। देखिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि सोशल साइंस में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट वो तब तक ही रहती है जब तक कि उसका कोई विरोधी या काउंटर अटैक नहीं होता। और इसका असर ये पड़ता है कि आपको समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव, परिवर्तन, संशोधन, चेंजेस करने होते हैं। यहाँ कोई चॉइस नहीं होती। अब उदारवाद हमने पढ़ा, हमने एनालाइज किया और ये पाया कि ये बहुत अच्छी विचारधारा है जिसका मूल स्रोत ये है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, इसलिए राज्य को मनुष्य के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब इस श्रेणी में रहे और ब्रिटेन में खास तौर से उदारवाद का पौधा बड़े अच्छी तरह पनपा और विकसित हुआ। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दुनिया के संविधान आपने पढ़े होंगे, ब्रिटिश जो आइडियोलॉजी है या जो ब्रिटेन के लोगों की सोच का नज़रिया है वो मूलतः परंपरावादी है। वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं और अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं, विश्वास करते हैं और परंपराओं को तोड़ना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। उदाहरण आपके सामने है। आज भी आप देखें तो ब्रिटेन में राजपद का कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि जो राजपद है, क्राउन, वो वहाँ आज भी जारी है और आगे भी समाप्त करने की कोशिश शायद किसी अंजाम तक ना पहुँच पाए, राजपद जारी रहे। तो अब ये जो झगड़ा शुरू हुआ कि उदारवाद में समय के हिसाब से परिवर्तन, बदलाव किए जाएं, व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, इसमें ब्रिटेन का जो अनुदारवादी रुख है, जैसे आप देखिए कंजर्वेटिव पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जो परंपरावादी हैं, अपनी परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर, नीतियों पर वो गर्व करते हैं। हालांकि आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई अपनी परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर गर्व कौन नहीं करता और किसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है, जैसे हम भारत की बात करें तो क्या आप जाति प्रथा पर, सती प्रथा पर गर्व कर सकते हैं? मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, आपका जवाब ना ही होगा। छुआछूत, भेदभाव, रंग भेद, जातिगत विभेद, स्त्री पुरुष में अंतर, इस पर आप गर्व नहीं कर सकते। लेकिन ये परंपराओं में रही हैं और हमने बड़ी मजबूती से इनको त्यागा है और आज भी छोड़ रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में ये काम इतना आसान से नहीं हो पाया। एक विचारक हैं जो परंपरावादी विचारकों में बड़े ऊंचा स्थान रखते हैं, सर एडमंड बर्क, नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इस बिंदु पर उदारवाद को बड़ा ही क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है। बर्क ये मानते हैं कि परंपराओं को केवल आधुनिकता के लिए छोड़ देना या तोड़ देना ठीक नहीं है, और जो परंपराएं, इतिहास इतने लंबे अरसे में बना है, प्राप्त हुआ है, वो शून्य में से नहीं आया। वो निवासियों की सोच, उनकी जीवन शैली, उनके चिंतन, उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है और उस पर उदारवाद प्रहार करता है, जो कि गलत है। अब यहाँ आप देखिए, समझें इस चीज़ को। इसके प्रारंभिक बिंदु पर जाइए। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, पहला बिंदु। ये अपना भला बुरा सोच सकता है, दूसरा बिंदु। और इसी कारण से राज्य को उसके कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए,
इसको आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं पुलिस नाइट वॉचमैन रूल। नाइट वॉचमैन देखिए, आप जानते हैं रात को लालटेन लेके निकलता है, जागते रहोगे नारे लगाता है और घूम के चला जाता है, रात का चौकीदार। आप यूँ समझ लें इस चीज़ को। यानी आप अपने सुरक्षा के लिए, अपनी जागरूकता के लिए खुद जिम्मेदार हैं, राज्य इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। लेकिन इसका दूसरा जो एक पहलू है उस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है कि यदि ऐसा कर दिया तो समाज में सारे ही जो मनुष्य जो निवास कर रहे हैं, हर एक की क्षमता, हर एक के विचार, हर एक की संसाधनों तक पहुंच, हर एक की कानून व्यवस्था पर पकड़ बराबर नहीं होती। प्रकृति ने क्योंकि सबको समान नहीं बनाया है, तो जो कमज़ोर हैं, जो इनका लाभ नहीं ले सकते या लेने की स्थिति में नहीं हैं, उनके हितों का संरक्षण किसका दायित्व है? ये सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमने समाज को खुला छोड़ दिया और राज्य ने अपने आप को समेट लिया जैसा कि उदारवाद चाहता है, तो जन कल्याण, सामाजिक आर्थिक न्याय, स्वास्थ्य सुविधाएं, अन्य सुविधाएं जो कि राज्य का कर्तव्य है प्रजा को उपलब्ध कराना, इनके दायित्व कौन लेगा और किस मात्रा में लेगा? बर्क ने इस बात पर बड़ा ऐतराज किया है कि नहीं, इन कार्यों को करने के लिए राज्य के पास एक ही चीज़ होनी आवश्यक है, जन सहमति, जो उसको मिलती है चुनावों के माध्यम से, और दूसरा पर्याप्त मात्रा में अधिकार। क्योंकि अथॉरिटी के बेस पर ही आप अपनी जो प्लानिंग है या आपकी योजनाएं हैं, जो आपके कार्यक्रम हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट नहीं है, यदि आपके पास योजना नहीं है, आपके पास कार्यक्रम नहीं है, आपके पास कोई ढांचा नहीं है, आपके पास बजट नहीं है और आपने अपने आप को न्यूनतम कर लिया, तो इन सारे कार्यक्रमों का दायित्व किसका होगा और कौन करेगा? क्योंकि आप एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता, ये बर्क के विचार हैं, तो जो पूंजीपति तबका है, आप फिर इस बात को अपने मस्तिष्क में रखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में एक पूंजीपति वर्ग सबसे पहले उभर कर सामने आया है। जहां खेत खलिहान हुआ करते थे, वहां फैक्ट्रियां लग गई हैं जो इन पूंजीपतियों ने खरीद ली हैं। वहां पर जो खेती करने वाले किसान थे वो अब श्रमिक हैं और वहां पर वो उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। और आप इस चीज़ को जोड़कर देखें भारत के संदर्भ में कि ब्रिटेन के उदारवाद का एक बड़ा कारण भी भारतीय गुलामी था। आपको बात आश्चर्यजनक लग रही होगी, लेकिन आप समझें, उदारवादी परंपराओं की वजह से ही तो एक कारण रहा कि सन 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858 में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना है। उससे पहले तो आप पर एक निजी कंपनी हुकूमत कर रही है। आपका सारा लाभ, आपका सारा शोषण एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। और ऐसा केवल भारत में नहीं था, दुनिया के अनेक देशों में, अनेक मुल्कों में ऐसा हो रहा था। और ये सब थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? ये एक पूंजीपति वर्ग जो ब्रिटेन का था, उसका एक ग्रुप था जो भारत पर एक राष्ट्र के ऊपर हुकूमत कर रहा है, मन चाहे नियम कायदे कानून बना रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। तो बर्क का जो विचार है आलोचना का, वो इस बिंदु पर सही प्रतीत होता है कि यदि हमने केवल रात के गार्ड या नाइट वॉचमैन का रोल ही दिया राज्य प्रशासन को, तो जन कल्याण, समानता, स्वतंत्रता और सरकार के दायित्व, ये सब दांव पर लग जाएंगे। तो उदारवाद की एक कमी मानी जाती है कि साहब क्योंकि ये बिल्कुल ही चीज़ों को फ्री छोड़ देता है, तो उससे कई बार राज्य सीमांकित हो जाता है और विद्रोह की, संपत्ति के केंद्रीकरण की और नीतियों को अपने मनमाफिक पूंजीपति वर्ग द्वारा मोड़ देने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड में रहकर अपनी रिसर्च की थी, यही चीज़ को उन्होंने भी अनुभव किया था। समाजवाद जब हम पढ़ेंगे तब हम आगे इसकी बात करेंगे। थैंक यू।